हेलो साथियों। आज हम कक्षा 6 की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं जो सीटेट होता है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है। तो यह जो है ना ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी है। आइए बात कर लें कि कक्षा 6 में कितने चैप्टर हैं, ठीक है। जो कक्षा 6 की ज्योग्राफी है इसमें कितने चैप्टर हैं, तो इसमें टोटल आपके 8 चैप्टर हैं, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम आपका है सौर मंडल में पृथ्वी। दूसरा चैप्टर ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तीसरा लेसन है पृथ्वी की गतियाँ। चौथा लेसन है मानचित्र। पांचवां लेसन पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। छठवां है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। सातवां हमारा देश भारत। और आठवां और लास्ट चैप्टर आपका है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ठीक है। तो टोटल हमारे 8 चैप्टर है कक्षा 6 की ज्योग्राफी में। अब एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम क्या हमने बताया, सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, पहली हेडिंग हमारी है खगोलीय पिंड, ठीक है। देखिए खगोलीय पिंड कहते किसे हैं। कह रहा है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है, ठीक है। रात में हमने देखा है, ठीक है, कि चंद्रमा भी चमकता है, आपको बहुत सारे सब तारे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको चमकती हुई दिखाई देती है, तो वो सभी क्या है, वो हमारी खगोलीय पिंड है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई हमें दिखाई देती हैं उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, गर्म होते हैं, ठीक है। ये गैसों के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो गैसों के बने होते हैं। तो हमने अभी तक क्या बताया, ठीक है, कि जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं ना वो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये गैसों के बने होते हैं, ठीक है। अब इनके पास जो होता है ना अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है, ठीक है। तो इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, ठीक है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को ही स्टार यानी कि तारा कहते हैं, ठीक है। तो पहले डिफिनीशन हमारी ये निकल के आती है, ठीक है, कि तारा क्या होता है, ठीक है, तारा किसे कहते हैं। तो डिफिनीशन ये है कि जिनके पास खुद का अपना ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है उसे हम तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए कह रहा है सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। अच्छा तारा ही क्यों है, क्योंकि हमने अभी तारे की प्रॉपर्टी आपको बताई। जो तारा होता है ना इसके पास खुद की अपनी ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है। तो जो हमारा सूर्य है इसके पास ऊष्मा और प्रकाश दोनों है, तो ये क्या हमारा एक तारा है, ठीक है। अभी तक हमने क्या बताया कि कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं, बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं क्योंकि ये गैसों के बने होते हैं, ठीक है। और इनके पास क्या होती है, अपनी खुद की क्या होती है, ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है, जिसे ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। अगर हम बात करें सूर्य की तो सूर्य हमारा क्या है, तारा है, ठीक है। और तारे की प्रॉपर्टी हमने क्या बताई थी कि इनके पास खुद का अपना ऊष्मा होता है और खुद का इनका प्रकाश होता है, राइट। आगे देखते हैं। कह रहा रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, ठीक है। जैसे हमने रात में देखा होगा कि बहुत सारे आसमान में हमको टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं। चूंकि ये क्या है ना, ये सूर्य के समान ही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पे है, ठीक है। इसलिए इनकी ऊष्मा और प्रकाश को हम क्या कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत दूर होने के कारण हमें क्या करते हैं ना कि छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बता रहा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, ठीक है। तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। क्यों छोटे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। जैसे कि आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में अपने कि जो चीज़ हमारे जितनी नज़दीक होती है वो हमें उतनी ही बड़ी दिखाई देती है, और जो हमसे जितनी ज़्यादा दूर होगी वो हमको उतनी ही छोटी दिखाई देती है। तो वही बात यहाँ पे भी कहता है, ठीक है, कि जो तारे हैं ना, तारे ये क्या है, ये सूर्य के समान ही है, लेकिन अब क्या है, ये तारे हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, मतलब सूर्य की अपेक्षा तो काफ़ी दूर है ये, ठीक है। तो इस वजह से ये हमें छोटे दिखाई देते हैं, और इनकी ऊष्मा और प्रकाश हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। और तारे की प्रॉपर्टी क्या बताए कि जिनमें अपना खुद का ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है उसे ही स्टार कहते हैं, नहीं तारा कहते हैं। अब बात करेंगे हम चंद्रमा की, ठीक है। कह रहा इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। अगर बात करें पूर्ण चंद्र की, ठीक है, तो आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो पूर्ण चंद्रमा हमारा है, यानी पूरा चंद्रमा को हम 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। या पूर्ण चंद्र वाली रात होती है जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या इसी को अमावस्या कहते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या बताया, जो चंद्रमा है ना
ठीक है, ये क्या है कि ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो एक मतलब पूरा जो चंद्र है, मतलब पूरा चंद्रमा जो है लगभग 1 महीने में एक बार हमको दिखता है ना। और जब पूरा दिखेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अमावस्या की, तो जैसे 15 दिन के बाद क्या होता है ना, कि 15 दिन बाद हम चंद्रमा को नहीं देख सकते, और इसे ही हम नए चंद्रमा वाली रात कहते हैं, और इसको हम अमावस्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पूर्णिमा और अमावस्या समझ में आया। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। जैसे कि रात में हमें तारे दिखते हैं, चंद्रमा दिखता है, ठीक है। तो अब दिन में क्या है ना, हमें तारे ही दिखेंगे ना चंद्रमा दिखता है, ऐसा क्यों होता है। वही बात यहाँ पे बता रहा है कि जो सूरज होता है ना, सूरज के पास बहुत ज़्यादा क्या होती है, ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसके कारण ये वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो तारे हैं छोटे छोटे हैं, ये बहुत दूर हैं, इनके पास भी अपना ऊष्मा और प्रकाश है, लेकिन क्या है कि बहुत दूर है, जिसकी वजह से इनके हम ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। और जो सूरज है, सूरज इनकी अपेक्षा नज़दीक है, तो इसके पास ज़्यादा ही ऊष्मा और प्रकाश है, जिसकी वजह से वो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती दिन के समय, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं नक्षत्र मंडल की, ठीक है। देखिए रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को भी देख सकते हैं, है ना। इसे हम क्या क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से सीटेट एक बार क्वेश्चन बनाया था, अर्सा मेजर या बिग बियर, ठीक है। तो अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्या है, नक्षत्र मंडल। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, तो ये दोनों नक्षत्र मंडल है, ठीक है। आगे बात करते हैं सप्तऋषि। अब सप्तऋषि का मतलब है 7 तारों का समूह, ठीक है। 7 तारों का समूह जो कि नक्षत्र मंडल, देखिए सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल, अभी नक्षत्र मंडल बताए थे ऊपर, अर्सा मेजर, ठीक है, अर्सा मेजर का भाग है, ठीक है। अभी बताया हमने अर्सा मेजर और बिग बियर ये दोनों क्या है, नक्षत्र मंडल है, ठीक है। तो वही जो हमने यहाँ पे बात किया है सप्तऋषि की, तो सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह, और यह क्या है ना कि यह भी एक नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करें कि देखिए पहले के समय में लोग क्या करते थे ना, पहले के समय में लोग, अब देखिए दिन में तो सूरज के माध्यम से दिशा का निर्धारण हो जाता है, लेकिन रात के समय कैसे दिशा का निर्धारण होगा, जब पहले घड़ी नहीं हुआ करती थी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तारे की सहायता से ना दिशा का निर्धारण करते थे। बहुत पहले की बात है, जब हमारे पास, ठीक है, घड़ी वगैरह नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, ठीक है। जो उत्तरी तारा होगा वो किसको बताएगा, उत्तर दिशा को बताएगा। इसे ध्रुव तारा, ठीक है, क्या कहते हैं, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, ठीक है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, है ना। तो अभी तक हमने क्या बताया नक्षत्र मंडल में, कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, इसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। और हमने आपको बताया था कि अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, अर्सा मेजर और बिग बियर आपका नक्षत्र मंडल है, ठीक है। अर्सा मेजर और, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बताया कि अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। लेकिन हमने बताया सप्तऋषि के बारे में, तो सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह, यह भी क्या है, एक नक्षत्र मंडल जो कि अर्सा मेजर का भाग है, ठीक है। अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, नक्षत्र मंडल, और जो सप्तऋषि है ना, वो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, ठीक है। हमने आपको ये बताया कि जो पहले के समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे, तो तारों की सहायता से करते थे, ठीक है। हमने आपको बताया था कि उत्तरी तारा, ठीक है, उत्तर दिशा को इंगित करता है, और इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है। हम सब कृषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रह की। देखिए अभी तक हमने बताया आपको तारे, तारे की प्रॉपर्टी हमने ये बताया था कि जो तारा होता है ना, ठीक है, जो तारा होता है उसके पास खुद का अपना ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है, लेकिन जो ग्रह होता है ना, ठीक है, ग्रह के पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ये क्या करते हैं ना कि ये जो जो तारे होते हैं उनके पास जो ऊष्मा और प्रकाश होता है उसी से ये प्रकाशित होते हैं, कौन, ग्रह। अब ग्रह के पास हमने क्या बताया कि इनके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है खुद का, ठीक है। तो देखिए आगे बात करते हैं ग्रह की। कह रहा है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। किससे, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में ग्रह को प्लेनेट के नाम से जानते हैं। कह रहा है ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, तो प्लेनेट किससे बना है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। क्या अर्थ होता है, परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले, ठीक है।
आगे कह रहा है कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या एक ग्रह है? अभी हमने बताया था कि जो ग्रह होता है इसके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। तो पृथ्वी हमारी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। तो पृथ्वी की भी अपनी क्या होगी? ऊष्मा और प्रकाश नहीं होगी। लेकिन ये ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से प्राप्त करेगी? तो ये सूरज से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है। ठीक है। आगे कह रहा है कि यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो पूछ दे कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा आपका सूर्य है, और सूर्य से ही ये ऊष्मा और प्रकाश को प्राप्त करती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। अगर जैसे हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही अगर हम चंद्रमा बैठ के पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी क्या होगी? हमें चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सूरज से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है। आगे कह रहा है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है। क्या है? उपग्रह है। ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है उपग्रह क्या होते हैं। अभी तक हमने बताया तारे। तारा क्या होता है? जिसके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं। ग्रह क्या होता है? ठीक है। जो ग्रह उसे कहते हैं जिसके पास अपना खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है और ये सूरज के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, उसे हम ग्रह कहते हैं। अब बात आती है उपग्रह क्या होते हैं। तो देखिए, जो ग्रह का चक्कर लगाता है ना उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है। तो उपग्रह क्या होते हैं? जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो यही कह रहा है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? यह पृथ्वी का उपग्रह है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। यह हमारे पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। ठीक है। जैसे टोटल हमारे पास 8 ग्रह हैं, पहले न हुआ करते थे, एक को हमने निकाल दिया, तो टोटल हमारे पास इस समय कितने? 8 ग्रह हैं। ठीक है। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं? ये जो 8 ग्रह हैं ये सभी के सभी सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश दोनों प्राप्त करते हैं। ठीक है। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, जैसे पृथ्वी को ही देख लीजिए, पृथ्वी के पास खुद का अपना एक चंद्रमा है। तो वही कह रहा है इनमें कुछ के पास अपना एक चंद्रमा भी है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की। देखिए, कह रहा है बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है। याद रखिएगा, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। यूरेनस किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। ठीक है। तो यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। ठीक है। तो ये छल्ले क्या है? कि विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि हम इन छल्लों को पृथ्वी से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल हमें दूरबीन की आवश्यकता होगी। ठीक है। देखिए, ये हमारा सूर्य है। ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है ना वो बुध है। ठीक है। बुध के बाद आपका शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, तब अरुण और वरुण। ठीक है। टोटल 8 ग्रह हो गए। अब एक बात और कर लेते हैं कि देखिए, जो बुध है ना, ये बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। अब जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है वो बहुत जल्दी, मतलब सबसे पहले अपना परिक्रमा पूरा करेगा। ठीक है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा पूछे तो बृहस्पति। ठीक है। और सबसे पहले सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? तो बुध लगाता है 88 दिन में। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। और जो देखिए हमारे जो 4 जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 जो हमारे अंदर वाले ग्रह हैं इसे हम चट्टानी ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? चट्टानी ग्रह कहते हैं, या इसी को हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। लेकिन जो बाहर वाले हमारे जो 4 ग्रह बचे, अब ये मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो हमारे बाहरी 4 ग्रह बचे इसे तो हम वायु ग्रह के नाम से जानते हैं, और ये हमारे गैसीय ग्रह होते हैं। क्यों? क्योंकि ये गैसों के बने होते हैं। ठीक है। तो हमने क्या बताया कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये कैसे हैं? ये चट्टानी ग्रह हैं, इसी को हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। लेकिन बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये जो 4 ग्रह हैं ये हमारे बाहरी ग्रह होते हैं। ठीक है। और ये कैसे बने होते हैं? ये गैसों के बने होते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लें, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि मंगल और बृहस्पति इन दोनों के बीच में छोटे-छोटे जो पिंड पाए जाते हैं ना, ये इसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है। तो पूछ देगा कि किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है? तो आपके मंगल, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। राइट। अब हम बात करेंगे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। सौरमंडल होता क्या चीज़ है? देखिए, सौरमंडल मतलब अगर हम बात करें, सूर्य का परिवार है। ठीक है। उसे सौरमंडल कहते हैं। जैसे सूर्य और 8 ग्रह,
8 ग्रह बताया हमने। उसके बाद उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। सौर मंडल का निर्माण करते हैं और जो सूरज होता है ना वो सेंटर में होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। मुखिया कौन है? सूर्य है, ठीक है। तो सौर मंडल के बारे में क्या बताया कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हुआ, उल्का पिंड हुआ, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो सौर मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसे हमने क्या कहा, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है, ठीक है। तो सौर मंडल में मुखिया कौन है? सूर्य है आपका। अब हम बात करते हैं सूरज की, ठीक है। सूर्य, सन। देखिए सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। अभी हमने पीछे ही बताया था कि जो सूर्य है वो सौर मंडल में कहाँ स्थित होता है? तो सेंटर में स्थित होता है। तो सूर्य जो है सौर मंडल में केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। तो सूर्य क्या है? बहुत बड़ा है और अत्यधिक गैसों से बना है, ठीक है। कैसी गैसें? गर्म गैसों से बना है ये। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि पृथ्वी के पास भी क्या एक गुरुत्वाकर्षण बल है, ये पृथ्वी का भी तो खिंचाव बल है ना। तो वही चीज़ सूरज के पास भी तो वही कह रहा है कि इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट पे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सौरमंडल जो सूर्य है तो सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र क्या है? एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, ठीक है। क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। अगर हम बात करें कितना दूर है तो ये पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो सूरज के बारे में अभी तक हमने क्या बताया कि सूर्य जो है सौरमंडल के सेंटर में स्थित है, ठीक है। यह क्या है? बहुत बड़ा एवं अत्यधिक, ठीक है, क्या है? गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल क्या करता है ना कि सौरमंडल से इसको बांधे रखता है, ठीक है। और सूर्य जो है वो सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, सिर्फ एकमात्र स्रोत है, ठीक है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमसे बहुत मतलब नज़दीक होते हुए हमसे काफ़ी दूर है। अगर बात करें कितना दूर है पृथ्वी से, तो ये पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर पे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रह की, ठीक है। प्लेनेट, ग्रह किसे कहते हैं? देखिए हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सूर्य से दूरी के अनुसार में, मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, फिर उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, फिर लास्ट में सबसे दूर कौन है, ठीक है। अगर हम दूरी के अनुसार देखें, ठीक है, तो जैसे आपका सबसे पहले बुध आता है, ठीक है। तो बुध क्या सूर्य के सबसे नज़दीक, हमने आपको बताया था। और ये सूर्य की सबसे पहले परिक्रमा भी लगा लेता है, मतलब सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको 88 दिन ही लगता है, सबसे कम समय लगता है इसको। तो सबसे नज़दीक सूर्य के कौन है? बुध है। फिर उसके बाद आपका शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है। अब बात यहाँ पे आएगी कि पृथ्वी का, ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा क्रम है? तो तीसरा है, और आकार में पाँचवां है, ठीक है। आकार बोले तो जैसे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते हुए इसे आकार कहते हैं, ठीक है। तो आकार में पृथ्वी का स्थान पाँचवां है और सूर्य से दूरी के अनुसार इसका स्थान तीसरा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद आपका कौन आएगा? मंगल आएगा, मंगल के बाद बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा, फिर अरुण तथा लास्ट में वरुण आता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया? ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। 8 ग्रह हो गए। आगे बात करते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि मतलब देखिए सौर मंडल में बताया कि सूर्य आपका सेंटर में हो गया, तो 8 ग्रह क्या करेंगे? भाई ग्रह की प्रॉपर्टी है ना कि वो सूर्य का चक्कर लगाए, ठीक है। और ग्रह की प्रॉपर्टी तो ये भी कि इनके पास क्या होता है? खुद का अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के ऊष्मा और प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, हमने पीछे ही आपको बताया था। तो ये जो ग्रह होते हैं ना, ये सूर्य का परिक्रमा करेंगे, सूर्य का चक्कर लगाएंगे, लेकिन वो जो चक्कर लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं ना कि दीर्घवृत्ताकार, मतलब एक इलिप्टिकल, ठीक है, पाथ जिसको बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ठीक है, मतलब जिसको हम इलिप्टिकल पाथ कहते हैं, ठीक है। इसमें ये रास्ते फैले हुए हैं और इसे हम कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, ठीक है। तो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। अगर हम बात करें बुध की, कह रहा बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है। अभी हमने आपको बताया था कि जो बुध है वो क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक है, ठीक है। और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन का समय लगता है। कितना लगता है? 88 दिन का समय लगता है।
अगर हम बात करें सूर्य को, ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो पूछ लेगा क्वेश्चन में आपसे कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह हम किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। ठीक है, तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों भाई, क्यों माना जाता है, इसका भी तो कुछ कारण होगा ना। हाँ, तो कारण ये है कि इसका जो आकार और आकृति है ना, ये लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसलिए इसको हम जुड़वा ग्रह कहते हैं या तो पृथ्वी का बहन कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे यही कह रहा है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। ठीक है, और शुक्र को एक नाम से हम और जानते हैं, साँझ व भोर का तारा। बहुत बार वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि साँझ व भोर का तारा किसे कहते हैं, तो हम शुक्र को ही कहते हैं। ठीक है, देखिए अब ग्रह के बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं। देखिए जो ग्रह होता है ना, ग्रह के पास दो प्रकार की गति होती है, एक होती है घूर्णन गति, एक होती है परिक्रमण गति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है और दूसरी बात करेंगे कि परिक्रमण गति क्या होती है। देखिए अगर हम बात करें घूर्णन गति कहते किसे हैं, तो कोई भी ग्रह जब अपने अक्ष पे गति करता है ना, तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर भी गति करती है, ठीक है, वैसे भी सारे ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, और बात करें परिक्रमण गति की, तो जब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, तो हर ग्रह के पास दो प्रकार की गति होती है, एक होती है आपकी घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। ठीक है, घूर्णन गति मतलब अपने अक्ष पर ही जब ग्रह घूमता है तो उसे हम घूर्णन कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। और जब वो ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अपने अक्ष पर घूर्णन गति कहलाता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, अच्छा, घूर्णन गति को हम परिभ्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, परिभ्रमण के नाम से। जब घूर्णन कोई भी जब ग्रह, ठीक है, जब गति करेगा मतलब जब घूमेगा, तो वहाँ पे दिन और रात होगा, है ना। तो वही बात कह रहा है कि घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। लेकिन अगर बात करें परिक्रमण के कारण, तो इसमें क्या होता है कि इससे वर्ष होता है। ठीक है, इससे वर्ष का निर्माण होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि अगर आपसे पूछ दे कि सबसे कम समय, ठीक है, सबसे कम समय में घूर्णन किस, हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि सबसे कम समय में अपने अक्ष पर सबसे पहले कौन घूम जाता है, तो आपका जो बृहस्पति है ना, वो 10 घंटे में घूमता है। ठीक है, तो सबसे कम घूर्णन समय किसका है, ठीक है, वो आपके बृहस्पति का 10 घंटा में। लेकिन सबसे अधिक पूछे घूर्णन काल किसका है, तो सबसे अधिक जाति जो मतलब सबसे अधिक समय लेता है अपने अक्ष पे घूमने में, वो आपका शुक्र लेता है 243 दिन। तो सबसे कम समय कौन लेता है अपने अक्ष पर घूमने में, बृहस्पति लेता है 10 घंटे। और सबसे अधिक जो समय लेता है अपने अक्ष पर घूमने में, वो आपका शुक्र है, 243 दिन लेता है। ठीक है, वहीं आगे आगे हम बात करते हैं, हमने भी बताया परिक्रमण गति के बारे में। तो अगर हम बात करेंगे सबसे, ठीक है, कम समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, तो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर आपका बुध लगाता है 88 दिन में, जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं। और सबसे अधिक समय कौन लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में, तो आपका वरुण लेता है। ठीक है, कौन लेता है, वरुण लेता है। कितना, 164 वर्ष ले लेता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बौने ग्रह। ठीक है, देखिए बौने ग्रह होते क्या हैं। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। मतलब पहले क्या था ना, कि पहले जो प्लूटो था ये भी हमारा एक ग्रह था, तो हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे। लेकिन हमने ये देखा जो प्लूटो है ना, ठीक है, प्लूटो क्या करता था कि अपने अक्ष में मतलब कक्षा में चक्कर लगाते लगाते दूसरी कक्षा को काट देता था। ठीक है, लेकिन हमने क्या बताया पीछे आपको कि जो ग्रह होता है उसकी एक प्रॉपर्टी तो ये भी होती है कि वो एक नियत कक्षा में मतलब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ही चक्कर लगाएं, किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में जाकर चक्कर न लगाएं। लेकिन जो वरुण था, ठीक है, तो ये जो आपका ये प्लूटो था, तो ये क्या करता था ना कि ये अपनी कक्षा में चक्कर लगाते लगाते दूसरे कक्षा में घुस जाता था। तो इसलिए इसे क्या किया गया कि ग्रह की कैटेगरी से इसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी पहली बैठक, या ऐसे कह सकते हैं अपनी बैठक में, ठीक है, इसकी बैठक हुई अगस्त 2006 में, यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 में यूबी 313, सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्लूटो को बौना ग्रह क्यों कहा गया, ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो देखिए पृथ्वी हमारा क्या है, अभी हमने बताया था कि पृथ्वी हमारी एक ग्रह है। ग्रह की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने ये भी बता दिया कि इनके पास उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, और ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, पृथ्वी की। तो हमने बताया था कि अगर बात करें दूरी से, ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब में, तो पृथ्वी का तीसरा स्थान है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है आपका, तो बुध है। ठीक है, बुध के बाद कौन आएगा आपका, शुक्र आएगा। शुक्र के बाद आपका कौन आएगा, पृथ्वी आ जाएगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है। ठीक है, अब आकार की बात करते हैं, तो आकार मतलब
सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ऐसे करते करते ना इसे आकार में कहते हैं, ठीक है। तो मतलब छोटे से बड़े की तरफ हम जा रहे हैं। तो आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, जो हमारे पृथ्वी है ना, जैसे हमारे पृथ्वी पे दो पोल हैं, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, वहाँ पे क्या है, पृथ्वी हमारी चपटी है, ठीक है। यही कह रहा है कि ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब यानी जियोइड कहा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के आकार को हम क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं, मतलब भू आब कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है ना, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास क्या थोड़ी चपटी है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसके आकार को भू आब कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, कह रहा भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है, पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब हमारे जो सौर मंडल की बात करते हैं, तभी हमने बताया था कि हमारे पास 8 ग्रह हैं, लेकिन 8 ग्रह पे जीवन तो संभव है नहीं, सिर्फ एक ग्रह पे जीवन संभव है, ठीक है, जिसका नाम है पृथ्वी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जीवन के लिए अनुकूल जो परिस्थितियाँ हैं वो केवल पृथ्वी पर ही संभव है, ठीक है। देखिए, पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी। अब एक बात बताइए, जहाँ जो मतलब अगर बहुत ज़्यादा जहाँ पे गर्मी पड़ेगी, लोग वहाँ नहीं रह पाएंगे, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, वहाँ भी लोग नहीं रह पाएंगे। तो वही यहाँ पे जो पृथ्वी हमारी है ना, पृथ्वी जो हमारी है, यहाँ पे ना अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंडी पड़ती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। भाई, जीने के लिए हमें, जीवन यापन करने के लिए वायु भी चाहिए, पानी भी चाहिए, दोनों यहाँ पे उपस्थित हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, ठीक है। तो पृथ्वी के बारे में इतनी बातें समझ में आई। तभी पृथ्वी के बारे में हमने क्या बताया कि सूर्य से दूरी के हिसाब में अगर देखें तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है, लेकिन अगर हम आकार के अनुसार बात करें तो पृथ्वी जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को हमने ये बताया कि ये जो ध्रुव इनके हैं, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस पे पृथ्वी हमारी कैसी है, चपटी है। इस कारण इसका जो आकार है वो कैसा है, भू आब है, ठीक है, कैसा है, भू आब है। और हमने ये भी बताया कि जो आठों ग्रह हमारे हैं, वहाँ आठों पे तो जीवन संभव है नहीं, लेकिन जो हमारी पृथ्वी ग्रह है उस पर क्या जीवन संभव है। क्यों, क्योंकि जीवन जीने के लिए जो हमें अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए, ठीक है, जैसे वायु चाहिए, जल चाहिए, ठीक है, तो ये सब हमारे पृथ्वी पे मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पृथ्वी पे क्या है, जीवन संभव है। और पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है, तो इसलिए भी यहाँ जीवन संभव है, ठीक है। अगर हम बात करें अंतरिक्ष से, ठीक है, अगर अंतरिक्ष से देखें पृथ्वी को, तो पृथ्वी हमारे नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अच्छा, नीले रंग की क्यों दिखाई पड़ती है ना। तो देखिए, पृथ्वी जो हमारा है, इसका पृथ्वी का 2/3 भाग यानी 3 में से 2 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। यानी बात करें 71% जो है पृथ्वी पे हमारे जल है, क्या है, जल है, ठीक है। तो इसीलिए पृथ्वी हमें नीला दिखाई देती है। जैसे अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी को हम देखेंगे तो नीली दिखाई देगी। वही कह रहा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। 2/3 मतलब 71%, ठीक है। इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के जो 2/3 भाग है ना, वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको हम नीला ग्रह कहते हैं। और अंतरिक्ष से देखेंगे तो हमें नीली दिखाई देती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रकाश की गति की। देखिए, जो प्रकाश की गति है ना, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। आगे कहता है कि इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट पूछे तो 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, ठीक है। लेकिन हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट आपको नहीं दिया, लगभग की बात किया है, लगभग 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। मतलब हमने क्या बताया कि जो प्रकाश की गति होती है ना, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। मतलब 1 सेकेंड में जो प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर चल देता है, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा गति होने के बावजूद भी सोचिए, सूर्य जो है हमारे पृथ्वी से कितना दूर था, हमने बताया 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लग जाता है। कितना, 8 मिनट लग जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, ठीक है। कह रहे हैं हमारी पृथ्वी के पास, ठीक है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। अब उपग्रह क्या, हमने बताया था, जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, ठीक है। इसका व्यास, जो चंद्रमा है इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो पूछ देगा आपसे कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है, तो 1/4 है, ठीक है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, ठीक है, चंद्रमा को अगर आप पृथ्वी से देखेंगे तो बहुत बड़ा हमें दिखाई देता है। तो वही कह रहा है कि यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह
से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। मतलब जो और भी हमारे खगोलीय पिंड है ना, उनकी अपेक्षा जो चंद्रमा हमारा है वो पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। अब पूछते कितना दूर है, तो जो चंद्रमा है ना वो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और सूरज को कितना बताया था? सूरज जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। और चंद्रमा हमारे पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है। एनसीईआरटी से सीधा यहाँ से क्वेश्चन सीटेट पूछ लेगा अपना, ठीक है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाएगा? लगभग 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अब देखिए चंद्रमा क्या करता है, अपने अक्ष पर भी 27 दिन में घूम जाता है और वो पृथ्वी का भी चक्कर 27 दिन में लगाता है। समझ रहे हैं ना? तो वही बात है कि इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो पृथ्वी से जब भी हम चंद्रमा को देखते हैं तो सिर्फ चंद्रमा का एक भाग ही हमको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है ना वो 27 दिन में अपने अक्ष पर भी घूम जाता है, वो 27 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा भी कर लेता है, ठीक है। मतलब इसका जो अपने अक्ष पे घूर्णन और इसका जो पृथ्वी का जो चक्कर लगाने का समय है वो सेम है दोनों, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपग्रह की, ठीक है। देखिए उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अभी तक तो हमने आपको यही बताया था, ठीक है। आगे बात करते हैं मानव निर्मित उपग्रह, ठीक है। देखिए एक कृत्रिम पिंड है, मानव निर्मित जो उपग्रह है ये क्या है? एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो मानव निर्मित उपग्रह है ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये मानव के यानी वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग हम क्या किस लिए करते हैं? जिसका उपयोग हम करते हैं ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं पृथ्वी पर जो हमारा कम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है, मतलब जो संचार माध्यम है, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। चूँकि देखिए अब ये उपग्रह है, तो इसको भेजने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो रॉकेट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो रॉकेट की सहायता से हम क्या करते हैं? इसको पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेज देते हैं। फिर ये क्या करते हैं ना, इसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से रॉकेट के थ्रू तो अंतरिक्ष में भेज दिए, लेकिन फिर क्या करेंगे, जो पृथ्वी की जो कक्षा है ना वहीं पे इसको हम स्थापित कर देंगे, ठीक है। फिर अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह के नाम जैसे आपका इनसेट आई, ठीक है, इनसेट है, फिर आपका आईआरएस है, एडसेट है, ये सब क्या है? भारतीय उपग्रह हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की, ठीक है। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? देखिए तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जैसा कि पीछे हमने दिखाया था आपको कि मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है, जो मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है इसके बीच में किसकी? क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है, ठीक है। उसी को कह रहे हैं यहाँ पे कि मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच में ये पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह किसके भाग हैं? ग्रह के भाग हैं, ठीक है। जो कि बहुत वर्ष पहले क्या हो गए थे? विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह किसके भाग हैं? जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रह के ही भाग हैं। मतलब ये कहने का कि बहुत पहले क्या हुआ था ना कि इनमें विस्फोट हो गया था ग्रहों में। तो विस्फोट के बाद क्या हुआ ना, अब कोई भी चीज़ भाई विस्फोट होगी तो टूट जाती है ना, तो वही चीज़ जो ग्रह है वो टूट गए, तो टूट के फिर इनसे ये अलग हो गए, इसी को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं उल्का पिंड की, ठीक है। उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं इसी को हम उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, ठीक है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह से जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल में क्या होगा? गड्ढा बन जाता है और इस गड्ढे से किसका निर्माण होगा? झील का निर्माण होता है। जैसे होता है क्या, समझिएगा। जो उल्कापिंड होता है ये कह रहा है कि जो उल्कापिंड होते हैं ना ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को ही हम उल्कापिंड कहते हैं। अब होता क्या है ना कि कभी कभी जो ये उल्कापिंड होते हैं ये पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी ऐसा लगता है मानो कि पृथ्वी पे गिर जाएंगे, लेकिन ये क्या होता है ना कि मैक्सिमम जो उल्कापिंड होते हैं ना वो पृथ्वी पे आते 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 मतलब जो
पृथ्वी पे मतलब जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जब एंटर लेंगे तो वायु के फ्रिक्शन मतलब घर्षण से क्या होगा कि इनमें आग लग जाएगी। कुछ तो उल्का पिंड ऊपर ही जल जाते हैं, पृथ्वी पे नहीं गिर पाते, लेकिन कुछ पिंड उल्का पिंड क्या होता है ना कि वो पूरी तरह से जल नहीं पाते। जब पूरी तरह से जल नहीं पाएंगे, भाई देखिए जब वो पृथ्वी के जब वायुमंडल में घुसेंगे तो वायु का फ्रिक्शन लगेगा, घर्षण लगेगा, तो वो क्या करेंगे, जलेंगे। लेकिन कुछ उल्कापिंड तो जल जाते हैं, कुछ नहीं जल पाते। जो नहीं जल पाते हैं वो क्या करते हैं, वो सीधे धड़ाम से पृथ्वी पे गिर जाते हैं। जब पृथ्वी पे गिरते हैं तो जिस जगह पे गिरेंगे वहाँ पे गड्ढा बन जाता है। अब गड्ढा बन गया, ठीक है, जब गड्ढा बन गया तो कुछ दिन बाद जब बारिश होगी तो उस गड्ढे में पानी भर जाएगा। जब पानी भर जाएगा तो झील का निर्माण हो जाता है। तो अगर हम बात करें, एक हमारी झील है भारत में, लोनार झील, ठीक है, लोनार झील। लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये कैसे बनी है, तो ये उल्का पिंड के गिरने से ही बनी है। उल्का पिंड गिरा, पृथ्वी में गड्ढा हो गया, गड्ढा होने के बाद जब बारिश हुई तो उसमें पानी भर गया, पानी भर गया तो वहाँ पे झील का निर्माण हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, लोनार झील कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आकाशगंगा की, ठीक है, कि आकाशगंगा क्या होती है। देखिए, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में, ठीक है, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली, ठीक है, फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है, ठीक है। यह पट्टी आकाश में, यह पट्टी आकाश में, ठीक है, यह पट्टी आकाशगंगा है, ठीक है, जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। क्या है, सिर्फ एक भाग है हमारा सौरमंडल। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था, ठीक है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का निर्माण करती हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या बताया आकाशगंगा के बारे में। ये कह रहा है कि आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर एक फैली हुई चौड़ी सफ़ेद पट्टी को देखा है? ये क्या होती है ना, ये चमकदार रास्ता, इस जो चमकदार रास्ता होती है इसी को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। जो आकाशगंगा होती है ये लाखों तारों का समूह होता है, ठीक है। कैसा होता है, लाखों तारों का समूह होता है। अगर हम बात करें जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल मतलब जो सूर्य का परिवार है, जैसे सूर्य हुआ, 8 ग्रह हुए आपके, ठीक है। तो और भी जैसे आपके उपग्रह हुए सब, उल्कापिंड हुआ, ये सब हमारे क्या है, सौरमंडल के ही भाग हैं। तो वही कह रहा है जो हमारा सौरमंडल है ना, ये आकाशगंगा का एक भाग है, ठीक है। अगर हम बात करें पहले समय में क्या होता था, तो कह रहा है प्राचीन समय में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। क्या पड़ा था, आकाशगंगा पड़ा था, ठीक है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर, मतलब लाखों जब आकाशगंगाएं मिलेंगी तो किसका निर्माण होगा, ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए चैप्टर आपका क्लोज हो गया है। अब हम सीधे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो अभी हमने पीछे क्या बताया था कि जो इलिप्टिकल पाथ होता है यानी दीर्घवृत्ताकार जो पथ है, इसी पे क्या करते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे कह रहा है मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, इन्हें क्या कहते थे, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब देखिए बात कर रहा है पृथ्वी की, कह रहा है सूर्य से, ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब में ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। तो अभी हमने बताया था क्या, कि सूर्य से अगर दूरी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आपका बुध आता है, बुध के बाद आपका शुक्र आएगा, शुक्र के बाद आपकी पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पृथ्वी का, तो पृथ्वी का सूर्य से दूरी के अनुसार देखें तो कौन सा क्रम है, तीसरा स्थान है, ठीक है। और आकार में क्या बताया था, आकार में पाँचवा बताया था, ठीक है। तो सूर्य के पूछा आपसे सूर्य से दूरी के हिसाब में ग्रहों में, ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा, तो आपका तीसरा स्थान है, ठीक है। और आकार में पूछे तो पाँचवा स्थान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं, क्योंकि अभी चंद्रमा के बारे में हमने क्या बताया था कि जो चंद्रमा है ना, इसका घूर्णन, ठीक है, जो मतलब घूर्णन मतलब जो अपने अक्ष पे घूमता है, और एक परिभ्रमण मतलब जो, सॉरी, परिक्रमण जो है मतलब इसका जो जो ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो ये दोनों क्या है, सेम है, मतलब 27 दिन में ही दोनों पूरा कर लेते हैं। मतलब जो चंद्रमा का घूर्णन है मतलब अपने अक्ष पर घूमना, और पृथ्वी का चक्कर लगाना, ये दोनों क्या, दोनों समान है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि चंद्रमा का अपने धुरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का समय लगभग बराबर है, यानी 27 दिन है। इसीलिए हम क्या करते हैं, चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग देख पाते हैं, ठीक है। कह रहा है हमारा सौरमंडल भाग है, ठीक है, हमारा सौरमंडल किसका भाग है, तो हमारा सौरमंडल मिल्की वे का भाग है, ठीक है, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं, है ना। किसका भाग है, आकाशगंगा का। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है। जो सूरज है वो पृथ्वी से कितना दूर है, तो ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जैसा कि पीछे हमने बताया था,
ठीक है। और पूछे चंद्रमा कितना दूर है, तो चंद्रमा आपका 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। और सूर्य कितना दूर है पृथ्वी से, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है। तभी हमने बताया था ना, शुक्र को माना जाता है, ठीक है। तो जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं पृथ्वी का, शुक्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सूची में एक बौने ग्रह की पहचान करें। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें एक आपको बौना ग्रह दिया हुआ है, इसको बारे में पहचान करनी है। तो देखिए, वरुण क्या है, एक ग्रह है। बुध क्या है, ये भी ग्रह है। मंगल क्या है, ये भी ग्रह है। लेकिन प्लूटो क्या है, प्लूटो आपका क्या है, एक बौना ग्रह है, ठीक है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था, क्योंकि अपने कक्षा में चक्कर लगाते लगाते दूसरे कक्षा में मतलब घुस के काट देता था उसकी कक्षा को, ठीक है। मतलब अपनी कक्षा में तो चक्कर लगा ही रहा है, और एक चक्कर लगाते लगाते दूसरी कक्षा में चला जाता था, तो इसलिए इसे क्या किया गया, इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो आपका ये क्या है, एक बौना ग्रह है। तो प्लूटो क्या है, बौना ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पृथ्वी को भू आब यानी ज्वाइड के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, हमने जैसा बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो पोल्स पे क्या है, जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस पे क्या है, चपटी है, बताया था पीछे ना। तो वही बात यहाँ पे पूछ रहा है कि ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी चपटी है, इसलिए इसके आकार को हम ज्वाइड यानी कि भू आब कहते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब गलत पूछा है। कह रहा है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस पृथ्वी के 2/3 भाग बोले तो 71% भाग पर क्या है, जल है। जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देती है, तो सीधी सी बात है, पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी नीला ग्रह है। सही है पहला ऑप्शन तो। और हमसे क्या पूछा है, गलत वाला पूछा है, तो पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ठीक है। तीसरा कह रहा है शनि एक आंतरिक ग्रह है ना, यही क्वेश्चन गलत है, मतलब यही आपका ऑप्शन सही हो, क्योंकि आपसे गलत पूछा तो गलत तो यही है। जो शनि है वो आंतरिक ग्रह नहीं है, शनि आपका कैसा बाहरी ग्रह है। और हमने क्या बताया था कि जो 8 ग्रह हैं, ठीक है, 8 ग्रह में से 4 आपके कैसे, 4 आंतरिक ग्रह हैं और 4 बाहरी ग्रह हैं। तो जो आंतरिक ग्रह हैं ये कैसे हैं, आंतरिक ग्रह ये चट्टानों के बने हुए हैं, ठीक है, जिसे हम चट्टानी ग्रह कहते हैं। लेकिन वही जो हमारे जो 4 बाहरी ग्रह हैं, ये कैसे, ये गैसीय ग्रह है। क्यों, क्योंकि ये गैसों के बने हुए हैं, ठीक है। तो शनि आपका इधर कहाँ पे आएगा, बाहरी ग्रह में आएगा, ठीक है। तो कह रहा है शनि एक आंतरिक ग्रह है, तो यही स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। लास्ट क्या कह रहा है, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, ठीक है, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है, तो बिल्कुल सही बात है, सबसे कम समय यही लेता है, ठीक है।